हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो जहाँ से हम लोग छोड़े थे, वहीं से आगे लेके चलेंगे पार्ट, ठीक है? जैसे हम लोगों ने उद्देशिका पढ़ लिया था और आज स्टार्ट करेंगे भाग 2 नहीं भाग 1 यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। ऑनवर्ड जितना चल पाएँगे उतना चलेंगे, बोर हो जाएँगे आप लोग तो काट देंगे, ठीक है? बाकी बीच-बीच में कमेंट आप लोग करते रहिएगा, ठीक? चलिए आइए, पहले मैं दिखाता हूँ आपको बैरक और लाइट बंद कर देता हूँ भाई। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए भारत का संविधान, ये बेयर एक्ट है, ठीक? और बेयर एक्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 से, यहाँ से संघ और उसका राज्य क्षेत्र। लेकिन हमने चार्ट बनाया है, आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ। ये 15 पन्ने का चार्ट है, ठीक? तो हम लोग पहले जो पीछे पढ़े थे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले मूल तत्व पढ़ा था, ठीक है? एक ओवरव्यू बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद उसके बारे में थोड़े से उसकी विशेषता थोड़ी-सी जानी थी, ठीक? उसमें क्या कितने पार्ट हैं, ये सब जाने थे। और इसे ओवरव्यू बनाने में हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि एक तो उसका मूल तत्व देखे थे, क्या-क्या है बेसिक स्ट्रक्चर टाइप में, इसमें क्या-क्या है। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था, तब उसमें कितने पार्ट थे, क्या कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूची थी, ये भी देखे थे। जब इस वर्तमान समय में, जब संशोधन तमाम हो गए हैं, इसके बाद कितने अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं, वो भी हम लोगों ने देखा था। अब आगे चलेंगे, तो आइए सीधे बेयरक से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए ये हो गया था ना मूल तत्व, ये भी हो गया था, फिर संविधान संशोधन बताया था, उद्देशिका आप लोग को ये बताए थे, ठीक? आइए एक बार फिर से उद्देशिका से ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखिए, भाई साहब जैसे स्टार्ट किया तुरंत फ़ोन आ गया, मैं बता देता हूँ भाई क्लास में हूँ। भाई क्लास में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ आपको। हाँ भैया, चलिए। देखिए ये उद्देशिका है भारतीय संविधान का, इसको तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था, ठीक? देखिए, संविधान बनाने का उद्देश्य ये था कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का उद्देश्य था। तो संविधान को बनाया गया था तो ये 4 उद्देश्य पहले तो 3 थे, ये बाद में जोड़ा गया था। आपको मैंने पहले ही बताया था, वो पिछली वीडियो में अगर आप नहीं दे इस वीडियो में अगर आपको नहीं पता है, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर एक बार देख लीजिए, फिर उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो भारत को मतलब हमारे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान का उद्देश्य है, ठीक है? इतना था उसके जो नागरिक है यानी हम लोग जो भी हैं, भारत के नागरिक, उसके लिए यानी समस्त नागरिकों को 3 तरीके का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता देने का उद्देश्य रखते हुए, ठीक है? यानी कि भारत के नागरिकों को क्या-क्या सुनिश्चित कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, क्या-क्या देने के लिए। देखिए भारत को एक तो ये करने के लिए ये, ठीक? और उसके नागरिकों को 3 प्रकार की 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता देने के लिए, देना इसका उद्देश्य है, ठीक है? भारत को ये करने का उद्देश्य है, इस संविधान का उद्देश्य भारत को ये, ये, ये और ये बनाने का है और इसी संविधान का उद्देश्य हम लोगों को यानी भारत के नागरिकों को, समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देने का है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य है और 2 प्रकार की समता देने का उद्देश्य है, ठीक? तथा हम सब में हम सब में ये तो 2 हो गए उद्देश्य, ठीक? अब तीसरा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन सभी लोगों में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक? अब आगे चलते हैं। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर बाकी ये तो हम लोगों ने देखा था 26 नवंबर 1949 को, ठीक? 26 नवंबर 1949 को
ये हम लोगों ने अपने ऊपर अंगीकृत किया था, अधिनियमित हुआ था और आत्मर्पित किया था हम लोगों ने, ठीक। यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग को आज यहीं से स्टार्ट ही करना था, ठीक है। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। तो देखिए अनुच्छेद एक क्या कहता है। भाग एक, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि इस संविधान इस समय कुल मिलाकर 25 भाग में है, लेकिन अगर वही से जोड़े, जैसे नौका नौखा ये सब ना जोड़े, डायरेक्ट जोड़े तो इसे 22 भाग में है, ठीक है। 22 भाग हैं, जबकि ये कुल 25 है, ठीक है। 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, लेकिन अगर कुल देखें तो लगभग 470 से के आसपास है, ठीक। ये हम लोगों ने पहले ही देखा था। तो अब भाग एक यानी 22वें में से भाग एक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों को सारे भाग नहीं पढ़ने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भाग ही है जो पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा पढ़ना, अगर आप एलएलबी में हैं तो आप सारा पढ़ सकते हैं, हालांकि इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो चलेगा, ठीक। लेकिन आप लोग को पढ़ना सिर्फ वही है जो मैं बताऊंगा। जैसे भाग एक, एक आध क्वेश्चन इसमें से आता है तो ये पढ़ना है। नागरिकता से दो क्वेश्चन आते हैं, लगभग तीन जो भी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करता है, वो भी उसका भी मैंने एक चार्ट बनाया है, वीडियो बनाया है। इस स्टेट में कितना आता है वो आप लोग जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक। चलिए आर्टिकल एक है, पहले तो भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल एक है, और कोई कलर दिखेगा नहीं तो लाल ही चलने दो। आर्टिकल एक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसका, इसमें कुल मिलाकर तीन खंड है, ठीक है। देखिए खंड नंबर एक, खंड नंबर दो और खंड नंबर तीन। तो आर्टिकल एक के कितने भाग हैं? तीन, एक, दो और तीन। तो अब देखते हैं तीनों क्या कह रहा है, ठीक। आर्टिकल वन का पार्ट वन कह रहा है, भाग एक, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्यों का संघ होगा, जो भारत होगा, जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक। तमाम राज्य है इसमें, उसका एक संघ होगा वो भारत। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। पहली अनुसूची में जो भी विनिर्दिष्ट है वही राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। अनुसूची अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। अब तीसरा खंड कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में एक तो राज्यों का राज्य क्षेत्र है, दूसरा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ का राज्य क्षेत्र है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो है। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएंगे। तो एक तो होगा कि जितने भी राज्य हैं, और राज्य क्षेत्र का क्या मतलब होता है, जितने राज्य का टोटल एरिया है वो भारत के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे अब इस समय भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य का जितना भी लंबाई चौड़ाई या जितना भी राज्य क्षेत्र है उसका, ठीक, वो भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा, ठीक। एक तो प्रत्येक राज्य का, ठीक है, राज्य का राज्य क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा ये जो पहली अनुसूची में है, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के राज्य क्षेत्र। और तीसरा जो अर्जित किए जाए, ठीक है, जो अर्जित किए जाए। तो भारत के राज्य क्षेत्र में ये आएंगे, ये समाविष्ट होंगे, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में ये समाविष्ट होंगे, ठीक। दो चीज आप लोगों ने समझ ली। अब आगे आर्टिकल दो हम लोग देखेंगे। देखिए आर्टिकल दो है भैया, हम्म, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। चाहे तो भारत का जो भारत संघ है, भारत का जो टोटल टेरिटरी है उसमें किसी नए राज्य को, बाहरी राज्य क्षेत्र को जोड़ दे, या उसी में जो भी राज्य क्षेत्र हैं, अभी 28 राज्य हैं,
तो चाहे तो एक 29वां राज्य अलग से लाके जोड़ दे, और चाहे तो 2800 राज्य में से थोड़ा थोड़ा काट के, या किसी एक राज्य को दो पार्ट में डिवाइड करके टोटल 29 राज्य कर दे। ठीक, चाहे तो राज्यों का प्रवेश करा दे या उनकी स्थापना कर दे। ठीक, किसी जो बना बनाया पहले राज्य है उसको ले आए भारत के राज्य क्षेत्र में, और दूसरा क्या बनाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में उत्तराखंड और झारखंड और एक और स्टेट था, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि जोड़ा गया था। हाँ, और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 2000 में नए राज्य बनाए गए थे, ठीक है। और तेलंगाना 2014 में बनाया गया था, 2014 में तेलंगाना। तो ये कहाँ है? तो इसी का मतलब यही है कि उनकी स्थापना कर सकेगी, ठीक है। तो ये स्थापना की है भारत सरकार ने या संसद ने, विधि द्वारा इन तीनों राज्य की स्थापना की है। कब? सन 2000 में। ये एग्जाम्पल है इसका, क्या उनकी स्थापना कर सके कि इसका एक एग्जाम्पल है। तो 2014 में तेलंगाना की स्थापना की थी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी तो ये सब है नहीं। अब हाँ, आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। क्या करें? नए राज्यों का निर्माण, यानी कि जो नए राज्य हैं, अभी देखिए मैंने 3 बताया, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक तेलंगाना, ये राज्य का निर्माण है, ठीक है। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जैसे कि कोई भी राज्य है, उसका राज्यों के क्षेत्र में जितना लंबा चौड़ा है, उसको थोड़ा सा चाहे बढ़ा सकता है, चाहे घटा सकता है, ठीक है। ये क्षेत्रों में उसके परिवर्तन है। उस सीमाओं में, सीमा जैसे आपको उत्तर प्रदेश देखिए कहाँ कहाँ तक फैला है, ठीक है। उसकी सीमा को चाहे तो बढ़ा दे, घटा दे, ये भी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। या नामों में, उत्तर प्रदेश का नाम रख के कुछ और प्रदेश रख दे, कुछ भी रख दे, ठीक है, रख सकता है संसद, ठीक है। वो क्या कह रहा है? संसद विधि द्वारा का किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्यों के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसका क्या मतलब है? चाहे तो दो राज्य को एक में मिलाकर, या दो राज्य के किसी छोटे छोटे पार्ट को काट कर एक नया राज्य बना ले, या फिर या उन, मैंने पहले ही बताया कि दो तीन राज्य के भाग को लेके नया राज्य बना दे, या तो दो तीन राज्य को मिलाकर ही एक राज्य बना दे, या किसी एक राज्य को अलग अलग कर दे, दो राज्य बना दे, ठीक है। बना सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। खादी के क्या कह रहा है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा। अब इसको इसको क्या करे कि थोड़ा सा यहाँ से काट के इसको बढ़ा दे, ये देखिए इतना बढ़ा दे, इतना बढ़ा सकती है, ठीक है। ये कर सकती है। अब राज्य बढ़ा सकती है, और किसी राज्य का राज्य क्या कह रहा है कि किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा सकेगी, ठीक है। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा भी है, इसको घटा भी सकेगी। मान लीजिए इसको काट के इतना कुछ छोटा सा भी कर सकती है, ठीक, इतना कर दे, इतना कर दे, उत्तर प्रदेश को घटा सकेगी। ये और दूसरा कह रहा है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। सीमा जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको थोड़ा कम कर सकेगी, ज्यादा कर सकेगी, सीमा बढ़ा घटा सकेगी, मतलब, ठीक है। आगे देखिए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकेगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर कुछ भी और रख दे। अब परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विध स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं नाम पर पड़ता है, वहां जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल द्वारा अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाए, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया गया है, और इस प्रकार निर्दिष्ट अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो विधि की प्रक्रिया है, जिस हिसाब से राज्यों का नाम बदलना चाहिए, जिसका परिवर्तन करना चाहिए, जो घटाना बढ़ाना चाहिए, जो
विधिक प्रक्रिया है कि पहले राष्ट्रपति की जो भी अनुमति लेनी होगी, ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पहले करेगा। वो आगे हम लोग पढ़ाएंगे कि किसी के राज्य में जो संशोधन होता है वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है? या किसी राज्य को किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, तो ऑब्वियस सी बात है संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन की पूरी प्रक्रिया जब बताएंगे तो क्या बता देंगे कि कैसे होता है, संसद कैसे किसी भी विधेयक को पास कराती है, राज्य का विधानमंडल कैसे पास कराती है, ठीक है? वो बताएंगे। तो विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा, इसका मतलब ये था। अब आगे चलिए, धारा 4 बॉर्डर नहीं है। अब देखिए भाग 2 हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे, ठीक? तो नागरिकता, आइए आइए स्टार्ट ही करते हैं, पहले थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक? ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा है। चलिए, देखिए, नागरिकता भाग 2 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22 भाग थे, जो कि अब 25 हो चुके हैं, उसमें से भाग 2 है नागरिकता, ठीक? नाम इसका नागरिकता है। पांचवा देखिए, 5 से 11 तक ये कुल मिलाकर है, ये 5 से 11 तक में है, ठीक है? और पहला भाग कहाँ से कहाँ तक था? तो 1 से 4 तक में था, दूसरा 5 से 11, ऐसे ऐसे करके हर भाग में कुछ ना कुछ अनुच्छेद हैं, किसी में ज्यादा है थोड़ा, किसी में कम है, ठीक? देखिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब नागरिकता का क्या मतलब है भैया? आप लोग बताइए, नागरिकता का क्या मतलब है? नागरिकता मिलने से क्या फायदा है? किसी कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक हो तो उससे क्या फायदा उसको होगा, इस देश को क्या फायदा होगा, ठीक है? और नागरिक ना होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसको कौन कौन से लाभ ऐसे हैं जो मिलेंगे, कौन कौन से लाभ नहीं मिलेंगे, ठीक? चलिए आइए, क्या कह रहा है? इस संविधान के प्रारंभ पर, जब ये संविधान प्रारंभ हुआ, कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान प्रारंभ हुआ, ठीक है? बनकर तैयार हुआ था, प्रारंभ तो एक्चुअली 26 जनवरी को हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? यहाँ इसमें लागू हो गया था। तो जब यह संविधान प्रारंभ हुआ, तब प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, एक तो भारत के राज्य क्षेत्र में वो रह रहा है, यानी कि इंडियन टेरिटरी में वो रह रहा है, और ये निम्न शर्तें पूरी हो। एक तो भारत के, इसमें कुछ शर्तें दी, जैसे 4 शर्तें हैं। एक तो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, नंबर 1 है कि रहना, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में, प्लस ये 3 शर्तें और हैं। अगर ये पूरा हो रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा, माना जाएगा। देखिए पहली शर्त क्या है? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, यानी कि संविधान लागू हुआ जब, तब वो भारत के जब जब जितना भारत था उसमें वो जन्मा था, ठीक है? दूसरा है, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जब अखंड भारत था तो उसमें उसके माता पिता जन्मे थे। तीसरा है, जो ऐसे प्रारंभ के से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है। मतलब जब भारत, जब लागू हुआ संविधान, तो जब जो भारत था, भारत का राज्य क्षेत्र था, उसमें मिनिमम 5 वर्ष तक रहा हो, लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, ठीक है? ठीक पहले, प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में भारत का निवासी रहा हो, ठीक है? वो भारत का नागरिक होगा। तो भारत का नागरिक कौन होगा, उसके लिए 4 शर्तें दी गई हैं। आइए समझते हैं अच्छे से। चलिए यहीं पर आते हैं। देखिए, एक तो भारत का नागरिक, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, ठीक है? शर्त नंबर 1 क्या है?
शर्त नंबर एक है कि जब संविधान प्रारंभ हुआ तब, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो संविधान के प्रारंभ पर, नंबर एक, भारत में अधिवास करता है। नंबर एक क्या? अधिवास, भारत में रहता है, ठीक है। नंबर दो, भारत में जन्म, का जन्म भारत में हुआ हो, या नंबर तीन है उसके माता पिता, पिता का जन्म, ठीक है, भारत में हुआ हो। और नंबर चार क्या है? वो भारत संविधान के प्रारंभ पर से मिनिमम 5 वर्ष पहले, तो मिनिमम संविधान के प्रारंभ से मिनिमम 5 वर्ष पहले, पहले से भारत में रह रहा हो, ठीक है। ठीक है, जो संविधान जब प्रारंभ हुआ उसके 5 वर्ष पहले से, मिनिमम 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है भारत के नागरिक होने के लिए। बताइए भारत का नागरिक होने का फायदा क्या क्या है, क्या क्या लाभ है जो भारत का नागरिक हो, मैं आपको पहले ही बता दूं। एक तो वो वोट दे सकेगा, ठीक है, नंबर एक वोट दे सकेगा। नंबर दो, सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेगा, ठीक है, सरकारी सेवा का लाभ उठा सकेगा। नंबर तीन, अपने अधिकार को ले सकेगा, ठीक है, उसके जो भी अधिकार हैं कानूनी, वो ले सकेगा। और नंबर चार है प्रतिनिधि बन सकेगा, यानी कि लोक प्रतिनिधि, जैसे कि नेता बन सकेगा, ठीक है। तो आप, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे नेता बन सकेगा, ठीक है। ये सब फायदा है, और नुकसान क्या क्या है, इसी हिसाब से नुकसान भी है, ठीक। आइए अब अगला पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 6, ठीक है, धारा नहीं, सॉरी, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 तो भैया काफी बड़ा है, चलिए आइए पार्ट में करके पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन माने आने वाले, या इधर उधर आने जाने, प्रव्रजन मतलब होता है गति करना, ठीक है, भारत को आने वाले, ठीक है, पाकिस्तान से भारत को आने वाले, अगर अगर यही प्रव्रजन भारत से पाकिस्तान को होता तो होता कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, ठीक है, निवास करने वाले, पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, तो ऐसे व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर किसी क्षेत्र से भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, यानी कि आया है या निवास किया है, उसकी तरफ आगे बढ़ा है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई, देखिए पाकिस्तान से भारत को जो भी व्यक्ति आया है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। तब जब संविधान का प्रारंभ हुआ था, संविधान के प्रारंभ के बाद जो भी व्यक्ति, प्रारंभ के समय जो व्यक्ति, जब संविधान का प्रारंभ हुआ उस समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया था वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। जैसे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे,
ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे इसको चार्ट से। देखिए भैया, धारा 6 क्या कह रहा है, इसके कुल मिलाकर दो पार्ट। वे व्यक्ति जो भारत को आ गए थे पाकिस्तान से, उस क्षेत्र से, जो कि इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से भारत आ गए थे, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। देखिए, देखिए आर्टिकल 6 क्या कहता है कि इसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में पैदा हुए हैं। और खा दूसरा पार्ट है कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले निवासी रहा है, या 19 जुलाई 1948 के बाद प्रव्रजन किया हो प्लस नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया हो। ठीक है। एक तो वो भारत को आया हो पाकिस्तान से, ठीक है, और उसके बाद ये कंडीशन लागू हो, तब वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। भारत का नागरिक कब समझा जाएगा, जब वो पाकिस्तान से भारत आया हो प्लस उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत में पैदा हुए हो, यानी कि जो अखंड भारत था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक भारत एक पाकिस्तान। तो जो भारत का पार्ट है उसमें अगर किसी के दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा जन्मे होंगे, तो वो भारत आ गया हो पाकिस्तान से, तब वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। और दूसरा, जो 19 जुलाई 1948 से पहले निवासी रहा हो, ठीक है, ये डेट आप लोग को बहुत परेशान करता होगा। जब आप संविधान पढ़ते होंगे तो ये डेट बार बार आता है यहाँ पर दिमाग में कि इसका क्या मतलब है। तो ये कट ऑफ डेट के रूप में रखी गई थी। जब भारत पाकिस्तान डिवाइड हो रहा था तो भारी संख्या में लोग इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन एक कट ऑफ डेट के रूप में ये रखा गया था कि इस डेट के पहले जो यहाँ पर आ जाएंगे वो भारत के नागरिक होंगे, और इस डेट तक जो यहाँ से चले जाएंगे वो पाकिस्तान के नागरिक होंगे। ठीक है। 19 जुलाई 1948, इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन एक चीज दिमाग में रखने लायक है। तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत का निवासी रहा हो, या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आ गया हो, लेकिन आने पर इतना ही काम नहीं है, इसके साथ प्लस है और नागरिकता के लिए अप्लाई भी कर दिया हो। ठीक है, भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया हो। लेकिन ऐसे नहीं होगा, आवेदन से पहले मिनिमम 6 महीने निवासी नहीं रहा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। जब वो अप्लाई किया है उसके पहले लगातार 6 महीने तक वो पीछे रहा हो भारत में, ठीक है, तभी वो रजिस्टर्ड किया जाएगा एज अ इंडियन सिटीजन। ठीक है। तो नागरिकता अथवा आर्टिकल 6 हम लोग का क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ नागरिकों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है, यानी कि उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, या वो व्यक्ति नागरिक होंगे या नहीं होंगे जो भारत को आ गए थे पाकिस्तान से। ठीक है। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से या पाकिस्तान के उस क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, उस क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से अगर कोई व्यक्ति भारत आया था, तब 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन थी है, एक तो उसके मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी कोई भारत में पैदा हुए हों, और दूसरा वो नागरिकता के लिए एक तो वहां से आया हो, और दूसरा नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया हो, लेकिन 6 महीने तक रहा हो भारत में तब अप्लाई किया हो। ठीक है। तो ये है धारा 6। ठीक। अब आइए धारा 7 की तरफ बढ़ते हैं भैया। धारा 7 क्या कहता है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे सर, पाकिस्तानी हो गए भाई वो लोग। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ठीक है, तो अनुच्छेद 5 और 6, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से, ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, वो पाकिस्तानी समझा जाएगा। ठीक है। अक्सर गांव में लोटा लेके लोग जाते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, कहा जाता है भैया, बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, वो जो फ्रेश होने जाते हैं, बाहर जाते हैं, आजकल का बाथरूम उन्हें रास नहीं आता है, गांव वाले बुजुर्ग वो लोटा लेके कहते हैं पाकिस्तान जा रहे हैं। ठीक है। तो वो पाकिस्तानी समझे जाएंगे, वही लोग जो पाकिस्तान चले गए थे। तो बुजुर्गों को मत पाकिस्तानी कह देना भैया, वरना पटक के मारेंगे। ठीक है। तो ये रहा, यानी कि इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा पाकिस्तान है। ठीक है। अब यहाँ से जो लोग भारत को आ गए वो भारतीय, और जो लोग पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तानी।
इसका मतलब लोटा लेके जाने वालों को पाकिस्तानी मत कहना, ठीक है? वो जाते हैं वापस आ जाते हैं फिर। या आगे प्रोविजन इसके बारे में तो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, 8वां बड़ा मजेदार सेक्शन है। 8वां क्या कह रहा है? अनुच्छेद, सेक्शन नहीं भैया, सॉरी, अनुच्छेद। 8वां अनुच्छेद कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे और बाहर रह रहे हैं। जैसे आपने एक सुना होगा, कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ चर्चा में थी, एक बहुत मतलब न्यूज़ थी, काफ़ी हाइलाइटेड न्यूज़ थी, काफ़ी चर्चा में थी। ऋषि सुनक, लोग जानते होंगे, वो प्रधानमंत्री बने थे तब, तब की न्यूज़ है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे और प्रधानमंत्री बन गए विदेश के। किस देश के थे वो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। तो सब चर्चा में थी, वो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, ठीक है? भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या होगा जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत में उसका मूल यानी कि दादा-दादी, नाना-नानी, मम्मी-पापा या वो भारत का के रहे हों और वो विदेश में जाके सेटल हो गया हो, तो उसके नागरिकता का अधिकार का क्या मतलब है? ठीक है? क्या उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी या उसकी नागरिकता बनी रहेगी या उसको फिर से नागरिकता लेना पड़ेगा? इसके बारे में प्रावधान देखिए। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, ये तो हटा दो। कोई भी व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता में से कोई अथवा पितामह अथवा पितामही, यानी कि दादा अथवा दादा, दादी, या मातामह या मातामही, यानी कि नाना या नानी में से कोई मूल रूप से यथार्थ निमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। ठीक है? दादा दादी, नाना नानी या माता पिता भारत में जन्मे थे और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, यानी कि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा था, प्लस वो भारत के बाहर निवास कर रहा है, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि, कब समझा जाएगा? यदि वह भारत वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में, मतलब कि जो भारत सरकार एक प्रारूप बनाएगी कि नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रारूप में, प्लस उसी रीत से अपने द्वारा उस देश में जहां वह का समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर कर लिया गया है। इसे मान लीजिए भारत का दूतावास है बाहर, अमेरिका, यहाँ का कोई व्यक्ति है जिसके मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा था और वो अब जाके विदेश में सेटल हो गया, यानी कि अमेरिका में सेटल हो गया है और अमेरिका में सेटल हुआ है, उसके बाद वो अप्लाई भी कर दिया है, ठीक है? भारत की नागरिकता के लिए, कहाँ? भारतीय दूतावास में, ठीक है? कि मुझे नागरिकता चाहिए। कैसे अप्लाई किया है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले प्रारूप में और उसी रीति से अप्लाई किया हो, ठीक है? दूतावास में, और अप्लाई करने के बाद अगर उसको रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, सारे कंडीशन फुलफिल होने के बाद, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, अन्यथा नहीं समझा जाएगा। इसको चार्ट के रूप में देख लेते हैं, ठीक है? इतना मेहनत से चार्ट बनाया हूँ तो दिखा देता हूँ आप लोग को। यही है ना? अरे यार, ये तो 7 है, 7 अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले 8 पढ़ लें। देखिए, आर्टिकल 8 क्या कहता है कि उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, आर्टिकल 8 उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, परंतु उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से कोई भारत में जन्मा था, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया जो भारत में जन्मा था, ठीक? अब ऐसे लोगों को भारतीय दूतावास या काउंसलेट के माध्यम से नागरिकता के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है? समझ गए? अब आइए अगले धारा पर चलते हैं भैया हम लोग। धारा 9 क्या कह रहा है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता होना। यहाँ पर दोहरी नागरिकता का वर्जन है भैया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोहरी नागरिकता का वर्जन। ये क्या कह रहा है? विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, यानी कि ये है भैया दोहरी नागरिकता का वर्जन, यानी कि
दोहरी नागरिकता देने से भारत मना करता है। आप किसी देश के नागरिक हो जाएंगे तो भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। देखिए क्या कहा है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कुल मिलाकर इतना है कि अगर आपने किसी देश अन्य देश के नागरिक हो गए हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। ठीक है। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि बॉलीवुड सितारों में, यानी कि बॉलीवुड के जो नचनिए नहीं, सॉरी, बॉलीवुड में जो भी लोग हैं, एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं, महान महान लोग, उनमें से कितने लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, वो नागरिकता बाहर विदेशी परदेशों का ले चुके हैं। उनको आप कमेंट करके जल्दी से नाम बताएंगे। ठीक है। यार देखो, इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो कुछ नहीं है, हालांकि मैं भी अपना तैयार कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ भैया, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मौज से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता हो कि ये वीडियो यार बड़ा अच्छा है और इससे कुछ आपको फायदा हो रहा है, और कुछ इससे ऐसे भी बच्चे आपके संपर्क में हो जो कोचिंग अफोर्ड ना कर पाते हो, ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मम्मी कसम है, आप पापा कसम भी है, आपकी गर्लफ्रेंड की कसम है, शादी हो गई तो वाइफ की कसम है, हस्बैंड की कसम, बच्चे हैं तो उनकी भी कसम, करना जरूर। देखो भैया, यार मजाक चलता रहता है थोड़ा बहुत। देखो भैया, 10वां, नौवां पहले देख, नौवां तो हो गया, 10वां देखो, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है। जो इस भाग के, यानी भाग 2, नागरिकता जिसका नाम है भाग 2 का, उसके पूर्वगामी उपबंधों के अधीन क्या कह रहा है, इस भाग के, यानी कि भाग 2, इसको कहेंगे नागरिकता, पूरा नहीं लिखूंगा, लिख दिया हूं, नागरिकता के पूर्वगामी उपबंध, यानी कि अनुच्छेद 10 के पहले जितने भी उपबंध हैं, उस अनुच्छेदों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है। यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके 9 तक के बीच में अगर वो किसी, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक समझा गया है या समझा जाता है, तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अच्छी चीज है, समझ में आ गया है, ज्यादा फड़फड़ाना नहीं है। देखो देखो, चार्ट बनाया हूँ कि नहीं, 9-10 पे। नहीं भैया, अब चार्ट नहीं है, 7 का चार्ट था, वो आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, 7 जो है, आगे चूंकि इसके बाद ये खत्म हो जाएगा ना, 11 पढ़ाने के बाद फिर खत्म हो जाएगा, इसलिए बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 7 क्या कह रहा था, जो लोग भारत से पाकिस्तान को चले गए थे, उनकी नागरिकता, तो जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद फिर लौट आए, ठीक है, वे विशेष शर्तों के तहत भारत का नागरिक बन सकते हैं। जो लोग भारत को छोड़ के चले गए थे लेकिन बाद में फिर वो लौट आए, वे पुनर्वास का सर्टिफिकेट अगर प्राप्त कर लें, पुनर्वास का सर्टिफिकेट भारत सरकार से, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, सिर्फ 11 बचा है, ये कहानी खत्म करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 कह रहा है भैया कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात, यानी कि कहां से, आर्टिकल 6 से लेकर और कहां तक, 10 तक, पूर्वगामी उपबंध इतने ही हो गए। ठीक है, कहां से, ये, कि कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों से संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी, यानी कि संसद की शक्ति कम नहीं करेगी कोई भी उपबंध। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखिए, अब 12 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। भाग 3 है, मूल अधिकार। एक काम करिए, भाग वहां तक पढ़िए, उसके बाद ये जो है ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है। चलिए, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों ने आज क्या-क्या पढ़ा? अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक, यानी कि भाग 1 और भाग 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। उद्देशिका यानी कि प्रिएम्बल हम लोगों ने पहले ही देखा था, वो फिर से हम लोग दोहरा लिए हैं। तो आज हम लोग कितना पढ़े हैं? 1 से लेकर 11 तक। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपको मम्मी की कसम है।
और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है? चलिए ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।